यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस पार्ट में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जैसे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए पहला इसके अंदर देखते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, कि बच्चों हम इलेक्ट्रोफाइल्स किसे कहते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, गिव एग्जांपल। यहाँ पर हम बच्चों पहला क्वेश्चन ये देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स किसे कहते हैं, एग्जांपल दीजिए। बच्चों अगर आप इसका वर्ड का मतलब समझो तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला। भाई अगर आप इस वर्ड का मतलब देखो इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो अगर कोई बोले कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अगर इसका हम इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझें तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है इसका वर्ड मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ये जो स्पीसीज होती हैं बच्चों, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और है ना, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाली है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो ये स्पीसीज कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो हम ये लिख सकते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये जो स्पीसीज होती हैं या जो भी टुकड़ा होता है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, दे आर पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। भाई पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम पॉजिटिवली चार्ज में देखें, मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें और हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज देखें, तो पॉजिटिवली चार्ज में कौन कौन आ सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज में प्रोटॉन हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज में कौन हो सकता है बच्चों, प्रोटॉन हो सकता है। Cl पॉजिटिव आ सकता है, Br पॉजिटिव आ सकता है। हेलोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, हेलोजन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो सकती है। Cl पॉजिटिव को हम कौन सा आयन बोलेंगे बच्चों, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। Br पॉजिटिव को कौन सा आयन बोलेंगे बच्चों, ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। NO2 पॉजिटिव को कौन सा बोलेंगे बच्चों, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है ना। कोई तुमसे पूछे भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तिवारी सर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाले, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला कैसा होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, Cl पॉजिटिव यानी क्लोरोनियम आयन, Br पॉजिटिव यानी ब्रोमोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोसोनियम आयन। चलिए दूसरे टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कभी कभी बच्चों जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। कभी कभी इसमें हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी देखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं, इसमें हम देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इज इट क्लियर। चलिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन सा दे सकते हैं, नंबर 1 R' फ्री रेडिकल, है ना, मैंने बताया था ना, कोई भी अगर टुकड़ा हो बच्चों और उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, अभी इसके अगले वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल। नंबर 2 मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो ये भी क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर कोई भी ग्रुप हो बच्चों और उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, या उसके पास पेयर की कमी हो, जैसे BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जैसे AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अगर आप मान लीजिए हम BF3 को लिखें तो B, ये F और ये F। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, ये हो गया 2 3। तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 2 4 2 6, इसके पास एक पेयर की कमी है, इसलिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो बच्चों ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है,
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक पेयर की कमी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड भी बोल सकते हैं, है ना। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। बहुत सिंपल चीजें हैं बच्चों, एक एक बार यदि आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यू हैव टू गो थ्रू ओनली वंस, केवल एक एक बार आप इसको देख लीजिए। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स किसे कहते हैं? गिव एग्जांपल। आप एग्जांपल देकर बताइए, है ना बच्चों। अगर आप न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब समझें तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब लव करने वाला, न्यूक्लियस से लव करने वाला, न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी दर्शाने वाला। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी निकालने वाला कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिखें कि भाई ये जो वर्ड है न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब क्या होता है? इस न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब देखें बच्चों, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस से लव करने वाली स्पीसीज को हम जो है न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस से लव करने वाली स्पीसीज कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दे आर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, दे आर नेगेटिवली, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, दे आर नेगेटिवली चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। लेकिन अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, या तो फिर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। एग्जांपल, दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, चलिए अब ये दो टाइप के होते हैं। नंबर ए, पहला हम ये बोल सकते हैं निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। पहला जो है बच्चों निगेटिवली चार्ज या नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। पहला हम ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं बच्चों जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव में बहुत सारे हैं, जैसे H निगेटिव, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? तिवारी सर हम बोल सकते हैं हाइड्राइड आयन। Cl निगेटिव, इसको हम बोल सकते हैं क्लोराइड आयन। Br निगेटिव, इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमाइड आयन। बहुत सारे हैं बच्चों, ब्रोमाइड आयन। NO2 निगेटिव, इसको हम बोल सकते हैं नाइट्राइट आयन। OH निगेटिव, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों हम ये दे सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे होते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो नंबर बी हम ये लिख सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में हम पानी ले सकते हैं। पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, क्योंकि वाटर के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NH3 अमोनिया ले सकते हैं, अमोनिया के नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हम ले सकते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ROH है, एल्कोहल भी ले सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी मॉलिक्यूल को दे सकता होगा, और यानी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो हम उसे भी न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा बच्चों? वाटर। इसका नाम क्या होगा बच्चों? अमोनिया। इसका नाम क्या होगा बच्चों? एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन रिच है या जो नेगेटिवली चार्ज है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं बच्चों याद करने का, न्यूक्लियोफाइल की स्पेलिंग N से चालू होती है और N से नेगेटिव चार्ज है। यानी नेगेटिव चार्ज वाले या इलेक्ट्रॉन रिच वाले न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे सकते हैं। तो आपने पढ़ा है लेविस बेस, बी का उल्टा कर दे डी बनता है और डी से डोनर। तो ये जो बच्चों हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इन्हें हम लेविस बेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट करके, MCQs में आ सकता है। न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बच्चों?
न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। लेविस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल्स बच्चों लेविस बेस होते हैं। लेविस बेस का मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस और दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, कि भाई हम फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं, एग्जांपल सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, गिव एग्जांपल। फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं, एग्जांपल दीजिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैं पहले आपको लिख के बताता हूँ। सपोज करिए ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl है ना, यहाँ 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आपने पढ़ा होगा कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का। इज इट क्लियर? चलिए अगर मान लीजिए इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज होता है? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये हो गया एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन रख लेता है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला वाला क्लोरीन रख लेता है, हाफ एरो बनाएंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरा क्लोरीन एटम रख लेता है, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों रख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये। तो ये क्या हो जाएगा 2Cl फ्री रेडिकल। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर जो 2 फ्री रेडिकल इस तरह से बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस क्लोरीन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो कोई एटम हो या कोई ग्रुप हो जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो उसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो अगर पूछे भाई क्या बन गया, तो हम कहेंगे तिवारी सर यहाँ पे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, 2 बन गए, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, है ना। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका पहला एग्जांपल था। चलिए मैं एक और एग्जांपल लूँ। मैंने लिख दिया CH3H, ये लिख दिया मीथेन, है ना। मैंने क्या लिख दिया बच्चों, मैंने लिख दिया CH3 और H, ठीक है। मैंने मीथेन लिख दिया। अब मान लीजिए इस एरो को बच्चों को अगर पूछे ना कि हाफ एरो को क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए जो हमारा हाफ एरो होता है बच्चों इसे हम फिश एरो बोलते हैं। दिस हाफ एरो इज कॉल्ड एज फिश एरो, ठीक। चलिए अब मान लीजिए यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, फिश एरो बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ये भी कौन सा क्लीवेज हो रहा है बच्चों, यहाँ भी जो हमारा क्लीवेज हो रहा है वो रहा होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का इक्वल टूटना, ताकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाए। अब एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल के पास आ गया तो ये बन गया CH3 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ गया। अब यहाँ इनका नाम क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो इसका अगर हम नाम लिखें बच्चों तो हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कब बनते हैं बच्चों बताओ, जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं, एनी एटम, कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, है ना। ये एटम है, एक सिंगल वाला एटम कहलाएगा और बहुत सारा एटम कहलाएगा ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एनी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, कंटेनिंग कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसके पास, केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स, कॉल्ड एज बोलो फ्री रेडिकल्स, है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। कोई एटम हो बच्चों या ग्रुप एटम्स हो जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम इस क्लोरीन की बात करें, अगर मान लो मैं क्लोरीन के टोटल की बात करूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लोरीन 17 होगा, 287, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें गया ही गया, साथ में देखो 2 4 और ये हो गया 2 6। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि हम ये कह सकते हैं कि एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स
विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल को हम ऑड में ले सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है व्हाट आर, अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायंस और कार्बोनियम आयंस, है ना। हम कार्बोकैटायंस, व्हाट आर कार्बोकैटायंस और कार्बोनियम आयंस, गिव एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, एग्जांपल दीजिए। तो बच्चों कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन क्या होता है, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं या हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, उसका टुकड़ा जिसके अंदर जो कार्बन हो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, जिसके अंदर जो कार्बन हो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो दैट स्पीसीज, हम इसका लिख सकते हैं दैट स्पीसीज इन विच कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इन विच कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन एटम कैसा होता है, कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। बच्चों अगर पॉजिटिवली चार्ज, देखो यहां पर कार्बन का होना जरूरी है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन में कार्बन का होना जरूरी है। तो दैट स्पीसीज इन विच कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, है ना, आर कॉल्ड, तब हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, आर कॉल्ड कार्बोकैटायंस या कार्बोनियम आयंस। तो हम उसे कार्बोकैटायंस या कार्बोनियम आयंस कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों। देखिए CH पॉजिटिव चार्ज, या मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ CH3 पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकैटायन। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इसमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं बोलूँगा बच्चों मिथाइल कार्बोकैटायन, क्लियर, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ बच्चों, CH3CHH पॉजिटिव। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा दिया। मिथाइल में 3 होते हैं, मैंने एक हाइड्रोजन की जगह पे एक CH3 लगा दिया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3CH2 पॉजिटिव। बिल्कुल लिख सकते हो तिवारी सर आप, CH3CH2 पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे, C2H5 इथाइल। इसको बच्चों हम बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर C2H5 है। बच्चों इस कार्बोकैटायन को हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, सुनो ध्यान से। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है। भाई पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कार्बोकैटायन है या कार्बोनियम आयन है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी कहते हैं। तो बच्चों इथाइल कार्बोकैटायन को हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने एक H की जगह मिथाइल लगाया था, अब हम 2H की जगह 2 मिथाइल लगा दें, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा CH3C, यहाँ भी आ जाएगा CH3, ये हो गया H और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। या अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मिथाइल मिथाइल डाईमिथाइल, डाईमिथाइल ही बोलेंगे ना, डाईमिथाइल प्रोपाइल। तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है, या 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए अब अगर हम इसको नाम देखें बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप, ये 3 कार्बन हो गया तो क्या हो गया, प्रोप, प्रोप हो गया, ठीक है। अब जब दो चेन होती है तो हम उसे आइसो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। इसका अगर हम नाम लिखें बच्चों तो हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये बोल दिया हमने 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ऊपर वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला जो कार्बन है
ये सीधे सीधे 3 मिथाइल से जुड़ जाए, सीधे सीधे 3 मिथाइल से जुड़ जाए और इस पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, ब्यूट का आइल बनाया ब्यूटाइल। अब यहाँ 3 चेन है इसलिए इसको बोलते हैं टर्शियरी। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, या हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि व्हाट आर कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। कोई भी कंपाउंड जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। ये 4 टाइप का होता है, एक बिना डिग्री वाला, अगर पॉजिटिव वाला एक एल्काइल से जुड़ रहा है, एक मिथाइल से जुड़ रहा है तो वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अगर पॉजिटिव वाला 2 मिथाइल से जुड़ रहा है तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अगर पॉजिटिव वाला 3 एल्काइल से जुड़ रहा है तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो इथाइल कार्बोकैटायन 1 डिग्री, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन 2 डिग्री, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन 3 डिग्री। यानी कितने कार्बोकैटायन होते हैं बिना डिग्री वाला, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे बच्चों तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर, देखिए मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, मैं यहीं पर क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर कार्बेन आयन, CARBN कार्बेन आयन। व्हाट आर कार्बेन आयंस, गिव एग्जांपल, गिव एग्जांपल। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इजी है। इसके पहले वाले में मेरा क्वेश्चन था बच्चों व्हाट आर कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कैटायन का मतलब ही पॉजिटिव होता है। यहां पर लिखा है व्हाट आर कार्बेन आयन, कार्बेन आयन। अगर एन आयन, देखो इसमें ध्यान देखो, वहां पे कैटायन आ रहा था तो कैटायन मतलब पॉजिटिव, यहां पर एन आयन आ रहा है। तो बच्चों दैट स्पीसीज इन विच कार्बन एटम इज पॉजिटिवली हटा दीजिए, पॉजिटिवली की जगह लिख दीजिए निगेटिवली। देखिए थोड़ा सा चेंज है, इन विच कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि प्लस था, और इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच आर कॉल्ड कार्बेन आयंस, आर कॉल्ड कार्बेन आयंस, है ना बच्चों। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें हमारा जो कार्बन एटम होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे हम कार्बन आयंस कहते हैं। अब आप कुछ मत करिए, जहां जहां आपने पॉजिटिव लगाया था वहां वहां आप नेगेटिव लगा दीजिए, जहां जहां आपने पॉजिटिव लगाया था वहां वहां आप नेगेटिव लगा दीजिए। ये मिथाइल पे नेगेटिव लगा दिया, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ भी नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया। कितना ईजी है देखिए, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया। केवल आखिरी वाला टुकड़ा चेंज कर दीजिए इनका सबका। कार्बोकैटायन लिखा था, ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, है ना, इनका नाम बदल जाएगा बस, बाकी तो पूरा वही रहेगा। ये भी हटा दीजिए, यहाँ पर भी हमने ये हटा दिया, यहाँ पर भी हमने ये हटा दिया, यहाँ पर भी हमने ये हटा दिया। अब देखिए सुनिए, देखिए मिथाइल है नेगेटिव चार्ज है, ये मिथाइल है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव था तो मिथाइल कार्बोकैटायन बोला था, नेगेटिव है तो हम बोलेंगे मिथाइल कार्बेन आयन। यहाँ पे इथाइल, देखिए CH3CH2 इथाइल होता है, नेगेटिव है तो इथाइल कार्बेन आयन हो गया। अब इसको 1 डिग्री कार्बन आयन क्यों कहते हैं, वो कार्बन बच्चों जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो सीधे एक मिथाइल से जुड़ा है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो सीधे एक मिथाइल से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन आयन। यहाँ पर देखिए जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो 2 मिथाइल से जुड़ा है, तो आइसोप्रोपाइल, क्यों 1 2 3, 3 है प्रो, 2 चेन है तो आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन, या इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन आयन क्योंकि 2 मिथाइल जुड़े, यहाँ पर नेगेटिव है 3 जुड़े, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन आयन, या 3 डिग्री कार्बन आयन। तो बच्चों एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हमने देखा कि अगर कोई ग्रुप है जिसमें कार्बन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं, और यदि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको कार्बन आयन कहते हैं। ये कार्बोनियम आयन भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और कार्बन आयन भी बच्चों 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम किसे कहते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, गिव एग्जांपल, है ना। ये रीजनिंग देखिए, जब आप इसको समझेंगे ना देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द रीजनिंग क्वेश्चंस। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट,
इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, इसको आप एग्जाम्पल देकर समझाइए। देखो बच्चों, पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने काम किया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन लगा लिया और 3 कार्बन के एंड में कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हो। सपोज करिए मैंने कोई हेलोजन लगा दिया, एक्स लगा दिया, एक्स, ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो जो ग्रुप खींच रहा है, यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लगाया है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इस ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो क्या होगा बताओ, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव। यहाँ से ज़्यादा खींचेगा तो इस पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। यहाँ से और कम खींचेगा क्योंकि ये दूर पड़ रहा है तो यहाँ पर और कम पॉजिटिव आएगा। यहाँ से और कम खींच पाएगा तो यहाँ पर और कम पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, एक पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, दो डेल्टा का मतलब और कम पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे और कम पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है। कार्बन चेन से हमने ऐसा ग्रुप जोड़ा है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इस पर ज़्यादा निगेटिव आएगा, इस पर ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। ये दूर है तो इस पर और कम पॉजिटिव आएगा, ये और दूर है तो इस पर और कम पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं बच्चों, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। शॉर्ट में काय से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई से। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई से, नंबर 1। अब अगर मान लीजिए इसी कार्बन से हम कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करता हो बल्कि इलेक्ट्रॉन को भेजता हो, सी है ना। यहाँ पर हमने आर ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। मिथाइल ग्रुप पर ये क्या करता है, ये उल्टा काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन को ग्रुप की तरफ भेजता है, कार्बन की तरफ भेजता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को देगा, अगर इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस यहाँ पर एरो उल्टा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। तो अगर ये अगर ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहा है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो निगेटिव चार्ज, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन भेज पाएगा तो और कम निगेटिव, यहाँ पर और कम इलेक्ट्रॉन भेज पाएगा तो और कम निगेटिव। तो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट कार्बन चेन है और उस स्ट्रेट कार्बन चेन में कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजता है, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस आई से। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, दैट इफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सिग्मा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है और आपने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along द सैचुरेटेड कार्बन चेन, ये सैचुरेटेड कार्बन चेन है दोनों, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। आपने पढ़ा होगा कि एल्केन है, एल्केन सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो एंड में या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो जिसके कारण सैचुरेटेड कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता हो, या तो वो ग्रुप की तरफ जाते हो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हो, या वो ग्रुप से दूर जाते हो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हो, ऐसे को हम बोलेंगे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो मैंने क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जिसमें इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electrons takes place, displacement of sigma electrons takes place, ठीक है, in saturated carbon chain, in saturated carbon chain में, ये कार्बन लिखा, saturated carbon chain कब, due to electron withdrawing group और electron donating group, due to electron withdrawing मतलब खींचने वाला, और डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप
donating group present at the end of the chain is called as inductive effect. ऐसे इफेक्ट को बच्चों हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? ऐसे इफेक्ट को हम जो इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, वो कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कभी कभी हमसे पेपर में पूछा आता है एमसीक्यू में कि भाई ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये कौन सा इफेक्ट होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है कि परमानेंट इफेक्ट होता है? तो हम ये लिख सकते हैं इट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है जिस इफेक्ट में आता है बच्चों, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब कभी कभी मान लीजिए हम ये जानना चाहें सर कौन कौन से एग्जाम्पल है जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ। NO2 हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है। तो ये जितने भी ग्रुप हैं, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, COOH ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ये सारे के सारे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। यानी अगर हम इसको कार्बन चेन के अंत में जोड़ दें तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब आ गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा? तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, है ना, चाहे वो मिथाइल ले लो, चाहे आप इथाइल ले लो, है ना, चाहे आप आइसोप्रोपाइल ले लो, CH3 ले लो, तो ये जितने भी ग्रुप हैं ये सारे के सारे ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भेजते हैं। तो बच्चों कोई अगर आपसे पूछे भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो दैट इफेक्ट इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन अ सैचुरेटेड कार्बन चेन। लेकिन कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप एंड में जुड़ा हो तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो तो उसे हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, उसे माइनस आई से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो, जो ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हो, तो हम उसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप ये ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन को भेजने वाले ग्रुप ये ग्रुप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए अपने। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। अगला, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? गिव एग्जांपल। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था उसमें किसका ट्रांसफर हो रहा था? उसमें किसका ट्रांसफर होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। चलिए पहले तो मैं इसका एग्जांपल बता दूं। सपोज करिए मैंने यहां पर एसीटोन ले लिया, CH3 डबल बॉन्ड हो, है ना। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा एसीटोन, और अगर इसका IPSC नेम लिखें तो इसका IPSC नेम होगा 2 प्रोपेनोन। क्यों? 1 2 3 3 कार्बन प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, 1 2 पे ओन है, CO को ओन बोलते हैं, तो 2 प्रोपेनोन। अगर बच्चों हमें काम करें कोई अटैकिंग रिएजेंट इस पर ऐड कर दें, ये हमने ऐड कर दिया अटैकिंग रिएजेंट, कोई अटैक करने वाला रिएजेंट। इसको ऐसा समझिए, आप बैठे हैं, मैं आपके सामने गुलाब जामुन लाऊं तो क्या होगा? आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जैसे ही मैं आपके मुंह के सामने से गुलाब जामुन हटा दूं, आपके मुंह का पानी थोड़ी देर बाद चला जाएगा। तो आपके मुंह में पानी कब आया? आप एक्शन में कब आए? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आपके पास आया। उसी तरह से क्या होता है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है। देखिए बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड किसे बोलते हैं? डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि एक ही बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ये केवल मल्टीपल बॉन्ड में होता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो चलिए अटैकिंग रिएजेंट हमने डाल दिया। जैसे अटैकिंग रिएजेंट हम डालेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बन की कम होगी। क्यों तिवारी सर, ऐसा क्यों होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जैसे अटैकिंग रिएजेंट आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब जा रहे हैं, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से दूर जा रहे हैं। तो अगर ये कार्बन से दूर जा रहे हैं तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों बताओ? कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये हो गया। लेकिन जैसे ही हम इस अटैकिंग रिएजेंट को हटा देंगे, चलिए ये अटैकिंग रिएजेंट था तो ये इधर शिफ्ट हो रहा था, अब जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये होगा CH3C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। भाई यहाँ डबल था, अब डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं अटैकिंग रिएजेंट को हटा दूं,
यहाँ तो ये एडिशन, यहाँ तो ये है एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो ये बन गया। और अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर मान लीजिए मैं अटैकिंग रिएजेंट हटा दूं तो फिर से इसका चार्ज हट जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए दो में बॉन्ड में एक सिग्मा होते हैं, एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट इन अ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, बोलो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। सो हम आंसर इसका बोल सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड, इन अ मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इन अ मल्टीपल बॉन्ड, ब्रैकेट में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्यों, किसके कारण, ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट। जब हम कोई अटैकिंग रिएजेंट लाते हैं, ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट कॉल्ड, उसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई कॉल्ड इलेक्ट्रो, ऐसे इफेक्ट को बच्चों हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। कीटोन में भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, साइनाइड में भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप अटैकिंग रिएजेंट लाते हो ये चार्ज आ जाता है, जैसे ही आप अटैकिंग रिएजेंट को हटा देते हो चार्ज हट जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर चलिए इसको 2 मान लें, इसको 1 मान लें। HC ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ हमने साइनाइड ले लिया, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया हमने। अब क्या करें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट लगा दें, AR लगा दें, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड है, यहाँ हो जाएगा निगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, वही चार्ज आ गया। और अगर मान लीजिए हम इस अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर दें, मान लीजिए रिमूव कर दें, तो क्या होगा, ये फिर से बन जाएगा। तो बच्चों दैट इफेक्ट इन विच द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड टेक्स प्लेस ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट का होना जरूरी है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए फिर से बताइए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है भाई, टेम्पररी होता है कि परमानेंट होता है। तिवारी सर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, गिव एग्जांपल। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं, एग्जांपल दीजिए। इज इट क्लियर बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको याद हो, मैं आपको इनके एग्जांपल बताता हूं। चलिए, क्योंकि एग्जांपल से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये मैंने लिख दिया CH2, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं क्योंकि थ्योरी में आपको दिक्कत होगी। एग्जांपल बच्चों, आप सबको मालूम है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम इथीन कहते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम भाई, मालूम है, फिर से बताता हूँ। देखिए दो कार्बन मतलब एथ, डबल बॉन्ड लगा दिया, इथीन, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2, ये हो गया इथीन। अगर बच्चों हम इथीन से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा बच्चों विनाइल क्लोराइड, है ना। इसका अगर मैं नाम पूछूं कि प्यारे बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा विनाइल क्लोराइड। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो इस कंपाउंड का नाम होगा विनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए Cl लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड। इज देयर प्रॉब्लम बच्चों, इसका नाम चलिए ग्रुप के फॉर्म में लगा देता हूं, इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड। इज इट क्लियर बच्चों। तो फिर से देखिए, यहाँ पर इथीन था, एक H हटाया, एक बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ पर मैंने साइनाइड लगा दिया। वैलेंसी चेक करिए, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। यहाँ पर एक लोन पेयर भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5। इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गए, बचा एक पेयर, तो यहाँ आ गया एक पेयर। इस बच्चों इस कंपाउंड का मैं नाम लिख सकता हूँ विनाइल साइनाइड। इस कंपाउंड का क्या नाम लिख सकता हूँ, विनाइल साइनाइड। अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर बच्चों कोई सिस्टम ऐसा हो
जिनमें एक मल्टीपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो क्या बच्चों विनाइल साइनाइड एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल सही तिवारी सर, बिल्कुल सही। इस सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह सकते हैं। कौन सा सिस्टम बच्चों? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें डबल सिंगल डबल मतलब मल्टीपल सिंगल फिर मल्टीपल आता हो, तो ऐसे सिस्टम को बच्चों हम जो सिस्टम कहते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ये हमारा जो सिस्टम है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब बच्चों क्या करें? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करें। तो कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे कलर से बता दें, आपको याद करने में आसानी होगी। ये नाइट्रोजन था, ये हमारा नाइट्रोजन है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा भाई बताओ? अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा भाई? यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आएगा। फिर से देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ये बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यानी दो सेंटर बच्चों क्रिएट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक बॉन्ड मतलब एक पेयर, तो ये वाला जो तुम्हारा नाइट्रोजन था, चलिए मैं इधर आके बनाता हूँ। इस वाले नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर तो पहले से ही था, ये वाला बॉन्ड और आ गया, तो अब इसके पास कितने पेयर हो गए? अब इसके पास 2 पेयर हो गए। यहाँ बच गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सी, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सी एच। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? सी एच। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना हो गया? CH2। इज इट क्लियर? यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ भी तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड था ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो वैलेंसी चेक करिए, 2 2 4 कंप्लीट है, 2 3 और 1 4 कंप्लीट है। इस वाले कार्बन की वैलेंसी 2 और 1 3 है, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो देखिए वो क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट? ऐसा इफेक्ट जिसमें किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तिवारी सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? डबल सिंगल ट्रिपल, मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, फिर सिंगल फिर मल्टीपल, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन्स के या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण 2 सेंटर क्रिएट होते हैं। एक सेंटर होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जिस पर आता है नेगेटिव चार्ज, और एक सेंटर होता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इसको मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ जिससे आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है और ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, 2 अलग अलग सेंटर जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे इफेक्ट को बच्चों हम रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बोलो? रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम from one part of the conjugated system to the other part of the conjugated system, creating center of high and low electron density. हाई मतलब नेगेटिव चार्ज वाला सेंटर और पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर। तो हम ये कह सकते हैं the flow of electrons in a conjugated system, the flow of electrons from one part of the conjugated system, conjugated system के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, the flow of electrons from one part of conjugated system, from one part of conjugated system, conjugated तो समझ में आ गया, डबल सिंगल डबल या ट्रिपल, from one part of conjugated system to other part, दूसरे पार्ट तक, एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, creating a center of creating पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ले सकते हैं, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर, एंड लिखो ना, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, कॉल्ड एज रेजोनेंस, या तो उसको रेजोनेंस कह सकते हो या इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं।
कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट, उसे हम रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं। समझ गए? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है, डबल सिंगल डबल मल्टीपल का होना जरूरी है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम टू द अदर पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, क्रिएटिंग अ सेंटर ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी निगेटिव और पॉजिटिव सेंटर बना है तो हम उस इफेक्ट को बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है बच्चों, ये भी टेम्पररी इफेक्ट होता है, इट इज टेम्पररी इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? इट इज टेम्पररी इफेक्ट। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट टेम्पररी इफेक्ट है, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट भी हमारा टेम्पररी इफेक्ट है। कोई दिक्कत? बच्चों हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एन पाई या पाई पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं। लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन पाई और पाई पाई कंजुगेशन, एन पाई और पाई पाई कंजुगेशन। कभी कभी हमारे एमसीक्यूज में आता है बच्चों पेपर में कि मीजो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को हम कौन सा कंजुगेशन बोलते हैं, तो हम इसको एन पाई या पाई पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि पाई सिग्मा पाई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। व्हाट इज, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? कई सारे नाम है इसके। इसको बच्चों हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, या हम इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं, या बच्चों हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। गिव एग्जांपल देकर समझाइए। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसे कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट किसे कहते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन किसे कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल देकर आप समझाइए। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये जोड़ दिया CH और ये जोड़ दिया CH2। ठीक है, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन ये है, इस कार्बन से जुड़ने वाला पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले कार्बन से पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो यहां से जुड़ने वाला पहला कार्बन बच्चों हमारा कौन सा कार्बन कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3 हाइड्रोजन जुड़े। अब अगर हम ये मान लें कि ये बॉन्ड यहां आ गया, जब ये बॉन्ड यहां आ गया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ दो, या तो ये तोड़ दो, या तो ये तोड़ दो, या तो ये तोड़ दो, तो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा। तो हमारा अगला ये रेजोनेंस का निशान होता है। हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारा अगला स्ट्रक्चर बनेगा C, ये H का बॉन्ड टूट गया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सिंगल बॉन्ड H, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया CH, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये हो गया CH2 निगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। अगली कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों हमारी, कि ये वाला हाइड्रोजन वैसे ही रहे, ये वाला हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाए। तो जब ये वाला हाइड्रोजन टूटकर अलग होगा तो हमारी अगली कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? देखिए ये हो गया C, इस H को ऐसे ही जोड़ दीजिए, है ना, इस H को ऐसे ही जोड़ दीजिए, इस H को भी, ये वाला H पॉजिटिव के फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि इन दोनों को रहने दीजिए, इसको तोड़ के अलग कर दीजिए। चलिए इसको तोड़ के अलग करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको तोड़ के अलग करते हैं। चलिए इसको तोड़ कर जब हमने अलग किया तो क्या हो गया बोलिए? ये हो गया C, इस H को भी रहने दे, इस H को भी रहने दे, ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड, हाँ सॉरी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर ये मॉलिक्यूल था तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो तिवारी सर हम ये कह सकते हैं कि इस वाले कंपाउंड के 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। क्यों भाई बच्चों, ऐसा क्यों होगा? इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्यों बनेंगे? क्योंकि तिवारी सर इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इससे तो ये बात समझ में आई कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हमें ये समझ में आई कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम
more the number of alpha hydrogen atoms, more will be the hyperconjugation effect. More will be the hyperconjugation effect. More will be the hyperconjugation effect. ठीक है, क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो बच्चों, जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से या हम कोई अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं, when an alkyl group is attached to conjugated system, then the order of inductive effect is decreased. तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज रिवर्स्ड. ठीक है, तो जब किसी अल्काइल ग्रुप को हम किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से जोड़ देते हैं, वो अनसैचुरेटेड सिस्टम डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो अनसैचुरेटेड सिस्टम बेंजीन भी हो सकता है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है. इस इफेक्ट को हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं. यहां मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन बच्चों. व्हेन एन अल्काइल ग्रुप, जब किसी अल्काइल ग्रुप को आप, व्हेन एन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम, इज अटैच्ड विथ, हम जोड़ देते हैं कौन से सिस्टम से? अनसैचुरेटेड सिस्टम से. इज अटैच्ड विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम. अब वो सिस्टम क्या हो सकता है? सच एज डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और बेंजीन भी हो सकती है. तब क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज रिवर्स्ड. जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो अपोजिट हो जाता है. द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज रिवर्स्ड. इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो रिवर्स्ड हो जाता है, इज रिवर्स्ड, वो अपोजिट हो जाता है. ऐसे इफेक्ट को बच्चों हम, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. दिस इफेक्ट is called as hyper conjugation effect. हम उसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कह सकते हैं बच्चों, या हम इसको बेकर-नाथन इफेक्ट कह सकते हैं, या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कह सकते हैं, या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं. नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है. सीधी सच्ची बात कि जब किसी अल्काइल ग्रुप को किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम वाले कार्बन से जोड़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर खत्म हो जाता है. तो हम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या बेकर-नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये बच्चों मैंने इसका एग्जांपल बताया था. एग्जांपल, ये कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपीन. अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहें तो इस कंपाउंड का बच्चों जो नाम होगा वो होगा प्रोपीन. तो प्रोपीन के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों? 3. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है. लार्जर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मोर विल बी दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर. नोट कर लीजिए बच्चों.